मनीष, मुश्किल होता है जब हम एक ऐसे फील्ड में जाकर के काम करते हैं जहाँ पे लोगों को समझाना पड़े हर चीज़, क्योंकि जब हम शहर में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे पढ़ी लिखी आबादी होती है तो उनको कोई भी बात समझाना, कन्विंस करना, मतलब वो साफ साफ समझ जाते हैं बहुत सारे। अब उससे वो रिलेट करें ना करें वो एक दूसरी बात हो जाती है। लेकिन क्योंकि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी आबादी होगी जो पढ़ी लिखी नहीं होगी, जो फ़ोन चलाना नहीं जानती होगी, जो ऐप किस तरह से उसका क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, उसको नहीं पता होगा। तो आपको उन लोगों को कन्विंस करने में किस तरह की दिक्कतें हुई और अभी भी होती ही होंगी? कितना चैलेंजिंग रहता है ये? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है। मैं उसी बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे भी लगता है कि जब एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या फिर लेवल ऑफ एक्चुअलाइजेशन है चीज़ों का, सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि तकनीक को लेकर उनको बहुत सारा रिजिडनेस है कि मोबाइल से कैसे हो जाएगा, कंप्यूटर से कैसे हो जाएगा, भाई साहब इस पे कुछ और तो नहीं हो जाएगा। इवन आप देखिए कि एक अवेयरनेस लेवल जो कान में टैग लगाना होता है, उसको बेचना मुश्किल हो जाता है पशु को। यहीं से शुरुआत करते हैं। अब ये ईयर टैग बेसिकली क्या होता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए कोड है। लेकिन जब उसके कान में कुड़की बोलते हैं कि ये कुड़की है, कुड़की मतलब कि इस पे कहीं न कहीं लोन लिया गया है। जब वो पशु बिकता है तो किसान के लिए ट्रबल होती है कि वो लोग बोलते हैं भाई इस पे लोन तो नहीं है, कल को मेरे यहाँ से तो कोई ले नहीं जाएगा, इसको जब्त तो नहीं कर लेगा, दिक्कत तो नहीं होगी। कई आप केसेस देख सकते हैं जिनमें बकरी, पशु इनके लोन पर ये दिक्कत आई। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम तो हमेशा से रही। लेकिन जब हमने उनको समझाना शुरू किया, उनको वीडियो दिखाए, हमने इसके लिए क्या किया कि एक अप्रोच अपनाया, बिहेवियर चेंज कैंपेन, कि उनका व्यवहार जो है पशुओं पालन के लिए, तकनीक को लेके, ट्रीटमेंट को लेके वो किया। मेरी ऐप एनिमल आईसीयू जो फर्स्ट ऐप थी वो बुरी तरह से फेल रही। मैं इसको सबमिट करता हूँ। और फेल इसलिए रही कि इंटरनेट पेनिट्रेशन कम था, लॉकडाउन का समय था, प्रैक्टिकली किसान के पास डॉक्टर जा नहीं सकता, एम्बुलेंस जा नहीं सकती, टेलीमेडिसिन के लिए उनके पास इंटरनेट बैंडविड्थ उतनी नहीं थी। तो ये वो पहला मेरा फेल्योर था जो मुझे समझ में आया कि हमें जो एक शोशेबाजी होती है, जो पूरे अगर आप देखेंगे इस इकोसिस्टम में बात करते हैं कि हम टेक्निकल प्रेजेंटेशंस, ऐप और ये, तो डेटा जो है उसका बॉम्बार्ड हम किसानों पे कर रहे हैं। किसानों के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। तो हमने कहा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। हमने क्या किया, उनके लिए आसान सा नंबर रखा, 7, 8, 9, 10, 11, 401। तो 7, 8, 9, 10, 11 ये गणित उनको एक कैलकुलेशन होती है कि 7 से लेकर 11 तक का पढ़ दो और फिर 401, 402, 500, मतलब ये लास्ट में नंबर रख दीजिए। अब और ऐप के अंदर हमने क्या किया कि एक एसओएस का बटन दिया कि लाल रंग का निशान है, वो ब्लिंक करता रहेगा। आपको दिक्कत हो रही है उस पर आप दबा के उंगली रख के काफी देर रख दो, अपने आप हमारे पास कॉल आ जाएगा। तो हमारे कॉल सेंटर में उसका अलर्ट आ जाता था। तो ये दूसरा इनोवेशन हमने किया। अब इसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको दिक्कत है आप मोबाइल में ऐप खोल लो, ये कर दो। चौथा हमने क्या किया, जो आरएफआईडी और जो लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे थे टैग्स और उसके लिए, वहां हमने एक अलर्ट बटन दिया कि आप इसको दबा दोगे तो हमारे पास एक एसएमएस आ जाएगा, वहां से गेटवे से हमारे पास सुविधा थी। ये तीसरा अलर्ट हमने किया। फिर उसके अलावा फिर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया कि ऐप और सॉफ्टवेयर से अलग हटके हमने कुछ वीडियो फिल्म्स बनाई, छोटे छोटे वो सारी चीज़ें की, और लोकल कंटेंट में राजस्थानी में, गुजराती में, हरियाणवी में, हमारे भोजपुरी में, इवन हमने मैथिली में, इनमें सब में जितना भी कंटेंट हम लोग छोटा छोटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ कुछ घंटे का कंटेंट हमने प्रोड्यूस किया। तो ये एक वो किया। अब इसके अलावा फिर गायन के माध्यम से, लोक कला के माध्यम से, ये सारी चीज़ें की। तो क्या बात है, बहुत सुंदर। ये चीज़ हमारे लिए हुआ। दूसरा फिर मैम, मतलब आपने वो पूरी कोशिशें की जिससे आप उनको कनेक्ट कर पाएं, जिससे वो ज्यादा इजीली कन्विंस हो जाएं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद उन्हीं लोगों को हमने टॉर्च बेयरर बनाया, यानी उन्हीं लोगों ने हमारी सफलता की कहानी आगे पहुंचानी शुरू की। हमने गांव में बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट और मैं बताना चाहूँगा मैडम, कि हमने गांव में जो एसएचजी वीमेन थी, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, उनकी जो बेटियां हैं जो शादी होकर दूसरे घर जा सकती हैं 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद भी, उन बच्चियों को हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया कि बेटा आप ये काम करो, हम आपको पॉकेट मनी देंगे, आप अपनी माँ को समझाओ, मदर को समझाओ, आपके परिवार में और ताई, काकी, दादी जो भी हैं उनको आप ये समझाओ, और इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। हम आपको एक सेलफोन देते हैं, उससे आप केस नोट करो, दूध कितना हुआ, क्या दिक्कत आई, क्या। वो बच्चियाँ जो स्कूल जा रही थी वो पढ़ी लिखी बच्चियाँ थी, उन्होंने सिंसियरिटी से उस फ़ोन को यूज़ किया।
और उन्होंने उस एसएचजी को एम्पावर करने में, उनकी खाता बही लिखने में, उनका रिकॉर्ड बुक कीपिंग और ये सारी करने में मदद की। फिर हमने कुछ मैनुअल रजिस्टर्ड मेंटेन किए, फिर मैनुअल रजिस्टर्ड का डेटा जो है हमने प्रैक्टिकली लेना शुरू किया। दैट इज़ वाई कि जो आपका सवाल था कि 2700 किसान ही क्यों, 25,000 किसान ही क्यों, तो ये इसी की वजह थी कि हमारे पास टीम लिमिटेड थी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, पर हमने जितने भी एरिया कवर किए वो 100% एक्यूरेसी के साथ और 100% पेनिट्रेशन के साथ कवर कर लिया। अब इससे क्या हो रहा है कि इन इलाकों में हमारे को टक्कर देने वाला कोई भी प्लेयर नहीं है, और इन इलाकों को पोटेंशियल जो है वो अपने आप में कई 100 करोड़ का रेवेन्यू लाने वाला है, कई हजार करोड़ का रेवेन्यू इनसे जनरेट होगा आने वाले 2 या 3 साल में हमारे लिए, जो हम लोग 4 साल में लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू इन इलाकों से निकालने पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारा पेनिट्रेशन रहा। इसके अलावा हमने उनका छोटा सा एक ब्रॉडकास्टिंग वो बनाया, फिर व्हाट्सएप और जो बाकी चैनल्स होते थे उन पर उनके चैनल बनाए। अब उनको हमने कहा कि रात के 8 बजे डॉक्टर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, तो 8 बजे उस ग्रुप में डॉक्टर्स चर्चा करते, लोग अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करते। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पॉसिबल वे हो सकता था जिस पर वो कंफर्टेबल थे, हमने वो एपीआईज और वो सिस्टम और वो सॉल्यूशंस उनको कनेक्ट करके दिए। फिर मार्केट पेनिट्रेशन की बात आती है, जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे लिए कि गाँव देहात में सर्विसेज क्यों नहीं होनी चाहिए, कहते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो भारी है, 5,000 है, कोई 6,000 है, कोई 7,000 है। हमने एक छोटा सा समाधान ढूंढा मैडम। हमने एक कंपटीशन किया, मुझे आज याद है, लॉकडाउन था, लोग कुछ कुछ कर रहे थे, तो हमने कहा कि मेरी भैंस बनेगी मिस इंडिया। तो ये कंपटीशन था सिंपल कि आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप पर हमें फोटो भेजनी है, उसकी डिटेल, पेडिग्री और वो सारी डिटेल भेजनी है, और उसको पैरामीटर से उससे हमें क्या कि डेटा मिला। आप सोचिए मैडम कि उसका प्राइस मनी 1 लाख रुपए। और कितने लोगों ने इसमें किया? तो मैडम उसमें आप देखिए कि मेरे को शुरू में जो मिले लगभग हमारे पास 18 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन है, और उसमें क्या 1 लाख का प्राइस मनी। अब हमारी जो कॉस्टिंग जो 1 लाख का प्राइस मनी, 1 लाख का प्राइस मनी, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेसिटी थी उसमें, तो उससे ज्यादा नहीं था कि एक ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे हुआ क्या कि हमारे पास में बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक्सटर्नल मार्केटिंग के, कहें कि 7 या 8 पैसे की कॉस्ट में हमने एक कस्टमर एक्वायर कर लिया। 7 या 8 पैसे की कॉस्ट में, जो कि 8,000 10,000 की लोग बोलते हैं। और ये रिमोट डेटा हमारे पास आने लग गया, उनकी दिक्कतें हमारे पास पता चली, हमने उनको कॉल्स करके बताना शुरू किया कि आपकी कोई भी दिक्कत है तो हम आपके एरिया में ये ग्रुप बना रखा है, इसमें हम आपको ऐड कर देंगे। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं मैडम वो करने पड़े, सीखना पड़ा। समटाइम क्या होता है कि कस्टमर की सुननी पड़ती है हमको। हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो अपने आइडियाज से ऑब्सेस्ड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इट्स एन अफेयर, उससे बेहतर कुछ नहीं दिखता, पर आपको इसको अरेंज मैरिज की तरह चलाना पड़ता है, सुननी भी पड़ती है बातें। तो कस्टमर से पूछिए कि उसकी दिक्कत क्या है, उसके पास जाइए। हम लोग एग्रीकल्चर फाउंडर्स को, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्रीटेक फाउंडर्स को, कि आप 2 सीजन देख लीजिए, मतलब 2 साल तक आप काम करिए। आप एक बार की गर्मी, अगली बार की गर्मी, इस बार का बसंत, अगली बार का बसंत, इस बार की सर्दी, अगली बार की, और इस बार का मानसून, अगली बार का मानसून। आप देख लीजिए, दो सीजन आप देख लीजिए। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि बिजनेस चलता कैसे, धंधा चलता कैसे, होता कैसे। दैट इज़ वाई कि मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे खेत को छोड़कर जाने की, और कई 100 करोड़ के वैल्यूएशन को बनाने में जहां लोगों को पसीने आ रहे थे, मेरी कंपनी ऑटोमेटिकली बिना किसी आउटर फंडिंग के बनती गई। आज हम हायर वैल्यूएशन पर बात कर रहे हैं, आज हम इन्वेस्टर्स के साथ उस तरह से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी ग्राउंड लेवल पकड़ जो है वो बहुत मजबूत है। और भारत का अगर इस बार का आप बजट भी देखेंगे तो बजट में भी जो प्रोविजन किए गए हैं वो ऐप और इन सब चीज़ों पे नहीं किए गए। उन्होंने कहा है डीप टेक, उन्होंने कहा है बायोटेक, उन्होंने कहा है प्रोडक्ट इनोवेशन, उन्होंने कहा है कि आप इंडस्ट्रियल इनोवेशन क्या ला सकते हैं। तो अब वो वक्त है जब आप कोरी कागजी बातें करने की बजाय कुछ करके दिखाएंगे। प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, इनोवेटिव चीज़ें, डीप टेक, और उनका रियल एग्जीक्यूशन जो है उस पर फोकस अब आ गया है। स्टार्टअप बबल बर्स्ट हो सकता है अगर स्टार्टअप्स अपनी ये हैबिट नहीं छोड़ेंगे कि हम कुछ भी कागजी कोरा दिखा के, फ्लैशी और ग्लिटरी थिंग्स दिखाकर, क्योंकि उससे क्या होता है मैम, इकोसिस्टम खराब होता है, वो सेगमेंट खराब होता है। हम देख रहे हैं कई सारे स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन गिर रहा है, लोग दिक्कत में आ रहे हैं, कई सारे नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, पर उन सब का डैमेज बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज, बड़े आईवी लीग के बच्चों को नहीं होता। उनका नुकसान हो रहा है गांव देहात में, जो कोई सपना देख रहा है बच्चा कि कल का मैं अंबानी बन सकता हूं, कल का मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूं, कल को मैं कुछ और बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता हूं, उन लोगों के सपने। और दूसरा जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ ना, जैसे मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक स्टार्टअप के बारे में जानती थी जो एक न्यूज़ बेस्ड कुछ काम कर रहे थे वो लोग, और उन लोगों ने अचानक से, उनका फंडिंग वंडिंग नहीं हुआ, जो भी उनकी कहानी होगी, देखिए कहानियां तो बाहर अलग आती हैं, अंदर की क्या कहानियां होती हैं किसी को भी नहीं पता होता है। तो उन्होंने अचानक से स्टार्टअप बंद कर दिया अपना, अचानक से 250-300 लोगों को फायर कर दिया। तो वो लोग जो अपनी अपनी नौकरियां छोड़ करके, अच्छे अच्छे अखबारों से, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल से छोड़ करके उनके साथ जुड़े हुए थे, सबकी नौकरियां चली गई एक दिन में तुरंत। और उसके लिए फाउंडर्स ने कोई जवाब भी नहीं दिया।
यहाँ तक कि फाउंडर्स उन एम्प्लॉयज तक से नहीं मिले जो उनके साथ सबसे क्लोजली काम करते थे। तो फाउंडर तो बनाते हैं आकर के, आबादी जुड़ती है, लोग जुड़ते हैं, आपके एम्प्लॉयज होते हैं। जैसे ही आप कंपनी बंद करते हैं या कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो सबसे पहला असर तो उन लोगों पे पड़ता है जो जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि हम कोई भी काम अगर शुरू करने जा रहे हैं स्टार्टअप्स में, क्योंकि स्टार्टअप के साथ एक चीज़ और है कि ये कोई पापा और दादा का बिजनेस नहीं है, राइट, जो हमको मिल गया और हमको सब कुछ पता है कि आज इतने का माल बिकेगा तो हमको इतने का फायदा होगा और इस फायदे को हम कैसे भुनाएंगे आगे जाकर के। यहाँ पे तो हर दिन लर्निंग हो रही है, हर दिन नए चैलेंजेस है, क्योंकि आइडिया ही नया है, सब कुछ नया है, तो सब हम अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जिस आबादी को अपने साथ जोड़ करके काम कर रहे हैं उसका नुकसान ना हो, भले ही हमारा अपना खुद का नुकसान हो जाए। लेकिन ये रियलिटी है कि बहुत सारे फाउंडर्स इस तरह से नहीं सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बंद हो गए, फाउंडर्स ने अपना पैसा बनाया, लेकर के चले गए, दिखा दिया कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं। तो बहुत सारे फ्रॉड होते ही हैं। लेकिन हाँ, आप जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं अभी, आप उसको अगर अचानक से, मतलब मैं तो चाहूंगी कि ईश्वर करे कि सब कुछ धंधा ऐसे ही चलता रहे, है ना, लेकिन फिर भी ऐसा कोई कदम बड़ा सोच सोच के कदम उठाना पड़ेगा आपको भी, कि कुछ ऐसा ना हो कि इससे ये जो एक बड़ी सी आबादी, जैसा कि आप कह रहे हैं 6 लाख किसान आपके साथ जुड़े हुए, इतने सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं जो काम कर रही हैं, बच्चियां जुड़ी हुई हैं, तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जी। सो इसके पीछे कहानी देखिए मैम, जो अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप वैल्यूएशन, यूनिकॉर्न, पेपर पे डेटा ड्रिवन, हमारे कभी भी प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन पे हमने कभी भी फंड रेज नहीं किया। हम करंट वैल्यूएशन पे बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम कि हमने अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब हम सस्टेनेबल हैं, अब हमें 2 साल भी फंडिंग नहीं होगी तो हो सकता है हमारी कंपनी का साइज छोटा रह जाए, लेकिन नुकसान में कभी कोई नहीं रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी जो बर्निंग का गेम है या इजी मनी है या स्वीट मनी है, वो दौर खत्म हो चुका है। अब आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा। ये एक तरह से कहते हैं ना कि आइडिया फेज या स्टार्टअप्स के लिए कई लोग बोलते हैं कि ये बुरा फेज भी है, पर मुझे लगता है कि सीरियस फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छा दौर है, जब लोग बात कर रहे हैं नंबर्स की, बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की, बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना, स्टार्टअप बबल अदर बबल की तरह बर्स्ट हो सकता है अगर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हों, और इससे नुकसान भारत की उस आबादी को होगा जो जॉब सीकर नहीं बनना चाहती, जॉब गिवर बनना चाह रही है, उसको सबसे बड़ा नुकसान होगा। अभी हमने बजट में एक शब्द आया है रोजगार दाता, जो स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए कहा जा रहा है। बड़ा सुंदर है रोजगार दाता, बड़ा सुंदर नाम दिया है जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन हमको दे रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरे लाइफ स्टॉक सेगमेंट की बात करता हूँ, एग्री अलाइड सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हमारे साथी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां जिन्होंने इस इकोसिस्टम को पनपाया, खूबसूरत तरीके से फंडिंग उठाई, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी नरेट की उन्होंने। फंडिंग आने के बावजूद उनका रेवेन्यू हमसे कम है, हम बिना फंडिंग के रेवेन्यू में उनसे आगे हैं। अभी पैसा बनाने में क्या जाता है मैम, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर एक्विजिशन को 7,000 से 7 पैसा आप ला सकते हैं। रेवेन्यू की हम बात करें, एग्रीटेक अलाइड में कितना इजी है, गवर्नमेंट ने AIDHF डिक्लेयर कर रखा है। आपको 100 कस्टमर बनाने हैं, फर्स्ट 100 कस्टमर फाउंड करने का जो थियरी है वो ऑलरेडी है। 4 करोड़ रुपया सरकार एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन करती है, 2 करोड़ रुपया उस पर सब्सिडी दे रही है। ये भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये करके दिया है कि आप किसी भी गांव देहात के किसान को, कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, जमीन होल्डिंग होना जरूरी नहीं, आप लीज की जमीन लेकर आप अपना जो है लाइव स्टॉक का काम शुरू कर सकते हैं। उसमें आप चारा लगाइए, मल्टीप्लायर फ्लो खोलिए, आप बकरी पालन करिए, उस पर भी 1 करोड़ रुपया है। क्योंकि इतना आसान है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 लाख उस पर सब्सिडी है। NLM में, AIDHF में 2 करोड़ की सब्सिडी। यानी आपने 100 कस्टमर आपने जोड़ लिए, 100 फाइल आपने कर ली, 400 करोड़ का रेवेन्यू आप 1 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में बना सकते हैं। 400 करोड़ का हार्डकोर रेवेन्यू, आप सोचिए कि इतना आसान है बनाना। बिल्कुल। और स्टार्टअप ओनर होते नहीं, हमारा ये है, हमारा बर्न रेट ज़्यादा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टार्टअप फाउंडर्स को भी देखना चाहिए कि उनकी लेविश लाइफ क्या सही है, नहीं है, ये है। मतलब मिनिमलिस्टिक होना पड़ेगा स्टार्टअप्स को भी और प्रैक्टिकल भी होना। बिल्कुल।